एक्सचेंज वाले भैया से निवेदन है कि जो भी आपके मरीज आए आज शाम तक फ्री जांच होगी। चाय वाले भैया, मुकेश भैया, आशीष भैया, ये जितने भी मेरे सामने खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आंखों की जांच आज शाम तक फ्री की जाएगी। आंखों की जांच और ऑपरेशन फ्री। कहते हैं सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है और वही सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो वो एक महादान बन जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल द वॉइस ऑफ करमवीर में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी सेवा की जो न केवल आंखों की रोशनी लौटाती है बल्कि जीवन जीने की एक नई उम्मीद भी जगाती है। आज के हमारे मेहमान हैं श्री खुशी राम आचार्य जी। सर जानना चाहेंगे आप अपने विषय में कुछ बताएं। सबसे पहले तो आज दिन बहुत अच्छा है, गणतंत्र दिवस। सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुशीराम आचार्य, सेवा सदन जिला प्रभारी शुजालपुर। मैं शुजालपुर सेवा सदन की जो शाखा यहाँ खुल गई है उसका प्रभारी हूँ और साथ ही पहले शुजालपुर का मुझे जिम्मेदारी दी थी, अब पूरे शाजापुर जिले का मैं प्रभारी हूँ। इस सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय की जो शाखा द्वारा पिछले 6 वर्षों से हम लोग गांव-गांव में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन करते हैं और उस नेत्र परीक्षण शिविर में ऑपरेशन चयनित मरीजों को प्रति माह शुजालपुर से बस द्वारा संत हरिदाराम नगर ले जाते हैं, जहां उनकी भोजन, आवास, दवाई, चश्मे आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। यह सेवा हर महीने बस द्वारा की जाती है। तो उसमें मेरे साथ मेरी टीम डॉक्टर जसवंत यादव, नेहा सोनी लैब टेक्नीशियन एवं एक हरिनारायण जी परमार हैं और एक गंगाधर शर्मा है, राजेंद्र कात्यानी है। ये हम प्रमुख 4-5 जनों की हमारी टीम है और हम टीम द्वारा प्रति माह और प्रति सप्ताह लगभग हर रविवार को हम पास के गाँव में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन करते हैं और उसमें ऑपरेशन चयनित मरीजों को शुजालपुर बुलाते हैं और शुजालपुर से बस द्वारा संत हरिदाराम नगर ले जाते हैं। तो इसमें कई मरीज हमको ऐसे मिलते हैं, यदि हम परीक्षण शिविर आयोजित नहीं करें तो वो अंधत्व का शिकार हो जाते हैं। ऐसे कई गरीब होते हैं जिनको शुजालपुर तक आने का टाइम और पैसा नहीं होता, तो इसलिए इसका लाभ बहुत मिलता है। मैं संत हरिदाराम साहब जी को भी धन्यवाद का आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से यह मुझे प्रेरणा मिली और मैं उनके प्रेरणा से पिछले कई सालों से यह सेवा कर रहा हूँ। कितने वर्ष से सर आप जुड़े हैं इनसे? सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय संत हरिदाराम नगर भोपाल जी। पिछले 33 वर्षों से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और संत आपको मालूम होगा संत हरिदाराम साहिब के जीवित काल में ही स्टेशन का नाम संत हरिदाराम नगर हो गया। जी जी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और संत तो आपने भी कई देखे होंगे, पर वो संत ऐसे थे जब लोग कोई दर्शन करने उनके यहाँ जाते थे तो वो केवल सेवा शब्द बोलते थे कि कुछ सेवा करते हो। तो अगर आप बोलते कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता, कभी से भी मंदिर जाता हूँ, तो वो कहते भाई प्रसाद दो इनको जाओ। और अगर आप कहते भाई गौ माता को रोटी खिलाता हूँ या पशु पक्षी को दाना देता हूँ या कहीं कभी कभी शिविर में भी जाता हूँ, तो फिर वो उनको बिठाते थे और उनसे पूछते थे कि कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका, और सेवा किया करो। ऐसी सेवा की प्रेरणा देते। कौन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन कैसी सेवा दे रहा है उससे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उनके मन में ये कि सेवा किसी भी प्रकार, मानव सेवा, पक्षी सेवा या कहीं अन्य कन्यादान की सेवा, अगर कहीं शादियों में आप फ्री कन्यादान में सेवा करते हैं तो वो भी एक तरह से सेवा है। तो कहीं किसी भी प्रकार की आप सेवा करते हैं, अगर सेवा करते हैं तो उनको महत्व देते थे। ये जो सेवा है सर केवल एक विशेष कम्युनिटी के लिए है या फिर सबके लिए है? बहुत अच्छी बात पूछी। ये जो नेत्र शिविर का हम आयोजन करते हैं इसमें जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। जो भी आते हैं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई सी जाति का हो, अगर वो आता है तो उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद ऑपरेशन योग्य मरीज होता है तो उसको हम
ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। आपके परिवार का क्या सहयोग रहता है? आप क्योंकि जीवन का बहुत सारा समय आप सेवा में देते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार के हिस्से का समय आपको लगाना होता है सेवा में। क्या कभी वो प्रश्न नहीं करते हैं कि हमें समय, हमें भी उतना ही समय चाहिए? कभी कभी बच्चे अब जी कहते हैं कि पापा दिन भर सेवा सेवा सेवा, कुछ हमारे लिए भी टाइम निकालो। जी जी तो फिर मन को मारता हूँ कि जी। थोड़ा समय उनको टाइम देता हूँ। जी। बाकी अधिकांश मैंने उनसे कह रखा है कि बाकी जो जीवन मेरा बचा है मैं समाज सेवा में ही बहुत जाऊंगा, करूंगा। मुझे तो 2 ही टाइम का भोजन चाहिए और शाम को मेरी जेब गरम चाहिए। हाँ, तो सेवा के साथ आपने दिनचर्या में क्या मतलब आप किसी जॉब में थे या व्यापार भी किया, कुछ किया आपने? मैं मेरी वैसे जब अब मैं बता दूं, जी हम सिंधी समाज से हैं। जी सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ जी। तो सिंध प्रांत से हम लोग आए। तो पिताजी जब आए तो मेरा जन्म तो बाद में हुआ, जी सन 53 में हुआ मेरा जन्म। पिताजी जब आए जब 16 साल के थे, जी तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ से हम भाग के आए और भागते भागते पिताजी की शादी हुई। और सिंधी समाज के लोगों ने, अधिकांश लोगों ने बहुत संघर्ष और संकट झेला। आज देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। तो उस पहचान का कारण है कि संघर्ष, मेहनत और परिश्रम से आज वो स्थिति बनी है। मुझे याद है जब मेरा जन्म हुआ तो दुकान भी किराए की थी, मकान भी किराए का था। आज भगवान की कृपा से झोपड़ी से भगवान ने महल बनवा दिए। सब भाइयों के मकान, दुकान, सब प्रभु की कृपा है। तो मैंने बच्चों से कहा कि मैंने जो बाकी जीवन मेरा जो भी बचा है, मुझे समाज सेवा करनी है। आप लोग अपना धंधा करो और जो मुझसे बनेगी मैं आपकी सेवा करूँगा। तो अब बच्चे मुझसे कुछ नहीं बोलते। सर, सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय संस्था ये क्या है और आप इससे कैसे जुड़े और ये कैसे काम करती है? सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय संत हिरदाराम नगर ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर में स्थित है। और उस संस्था चिकित्सालय द्वारा मध्य प्रदेश में करीब 38 सेवा सदन नेत्र जांच केंद्र हैं विभिन्न शहरों में। उसमें कुछ शहरों को मुझे नाम याद हैं, जैसे शुजालपुर, कालापीपल, आष्टा, जो पास पास में आष्टा है, विदिशा, इटारसी है, सीहोर है। ऐसे मध्य प्रदेश के ज़्यादा बड़े शहर नहीं, पर जो मीडियम डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पर इसके केंद्र हैं, जहाँ आँखों की जांच मात्र 50 रुपये में और शुगर बीपी फ्री की जाती है। और महीने में एक बार ऑपरेशन चयनित मरीजों को बस द्वारा संत हिरदाराम नगर ले जाया जाता है, जहाँ उनकी भोजन, आवास, दवाई, चश्मे आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। कि सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय की स्थापना करीब 33 वर्ष पहले हुई थी। 33 वर्ष के से आज तक 3,56,000 ऑपरेशन सफल किए जा चुके हैं। बहुत बड़ी बात। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। और इसका श्रेय, इसका आशीर्वाद हम संत हिरदाराम साहिब जी को देते हैं। आज संत हिरदाराम जी चाहे हमारे बीच नहीं है, पर उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। और अभी वर्तमान में उत्तराधिकारी उनके मान पूजनीय सिद्ध भाव जी जो अभी जीवित हैं, वो वहाँ की देखरेख और पूरे ट्रस्ट की देखभाल करते हैं। और उनके नेतृत्व में ही यह सारा कार्य चल रहा है। और एक और खुशखबरी मैं आपको बताऊं कि अभी गए 21 सितंबर को संत हिरदाराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में लगभग 50 करोड़ से भी अधिक की लागत से संत हिरदाराम नेत्र चिकित्सालय का बड़ा अस्पताल, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अस्पताल है, वो गांधीनगर एरोड्रोम रोड पर खुल गया है, जहाँ विश्व स्तरीय नेत्र जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिस जांच के लिए हमको बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता आदि शहरों में जाना पड़ता था, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप वहाँ आएंगे, वहाँ जांच होगी। वहाँ दोनों तरह की व्यवस्था रहेगी। पेट सर्जरी की व्यवस्था भी रहेगी, जैसे कोई लोग अच्छे संपन्न लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें लेंस अच्छा लगवाना है, तो उनके लिए अच्छे लेंस की व्यवस्था भी रहेगी और फ्री ऑपरेशन की व्यवस्था भी रहेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। और मुझे गर्व है कि मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और एक जानकारी और भी देना चाहूँगा कि सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट द्वारा
संत हिरदाराम नगर में आरोग्य केंद्र, वृद्धाश्रम, संस्कार कला भगवान कला केंद्र एवं गर्ल्स कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और मिठी गोविंदराम हायर सेकेंडरी स्कूल, ऐसी अन्य कई संस्थाएं जो मानव उपयोगी जी। और सेवा कार्य कर रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक प्रश्न और लेना चाहूँगा सर, इतना विशाल आप मतलब सेवा का आपने वो बना रखा है, कैसे ये मॉडल चलता है? मान लीजिए आप यहाँ से लेकर के पेशेंट को भोपाल तक भी भेजते हैं, उसमें भी एक खर्च लगता है। इतने बड़ी संस्था में इतने लाखों आपने ऑपरेशन किए हैं, हर चीज़ बिना फंड के असंभव है। ये फंड क्या सरकार डायरेक्ट आपको देती है या फिर आप स्वयं चंदे से किसी माध्यम से आप इकट्ठा करते हैं? ये कैसे करते हैं सर इसको? देखिए क्या है कि कोई भी सेवा कार्य बिना अर्थ के नहीं होता, ये बात आप सही है, पैसा तो लगता है। संत जी के आशीर्वाद से देश विदेश से हमको डोनेशन मिलता है, जी। उस डोनेशन के आधार पे ही ये सेवा कार्य हो रहे हैं और कुछ सहायता शासन की ओर से भी मिलती है। और पर वो सहायता इतनी नहीं हो पाती कि सारे मरीज की सेवा हो सके जी। तो उसके लिए हमारा बड़ा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से सेवा कार्य चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे क्योंकि टीम बहुत अच्छी है। ऐसा तो जो फंड है जो जैसे देश विदेश से, ये केवल सिंधी कम्युनिटी इकट्ठा करती है या फिर सभी कम्युनिटी इसमें हेल्प करती है थोड़ा थोड़ा? देखिए, वैसे कहा जाए तो सिंधी समाज का अधिक योगदान है, पर इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो अन्य कम्युनिटी के भी सहयोग करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिंधी ही करते हैं, पर दूसरे समाज के लोग भी हमको सहयोग करते हैं। सर, नेत्रदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्या आपके सामने भी कभी किसी ने नेत्रदान किया है या आप स्वयं उसके साक्षी रहे हैं? देखिए, नेत्रदान महादान, मृत्यु उपरांत नेत्रदान के लिए मेरे पिताजी की मृत्यु के पहले भी मैंने नेत्रदान कर और वो आंखें सेवा सदन भेजी हैं, पर पिताजी की मृत्यु के बाद पिताजी के नेत्रदान कर सुरक्षित वहाँ पहुँचाए और मुझे याद आ रहा है कि शाम के टाइम पिताजी की मृत्यु हुई और शाम को ही मैंने तुरंत नेत्र वहाँ भिजवाया, तो रात को 10 बजे वहाँ से फ़ोन आया कि आपके नेत्र 2 व्यक्तियों को प्रत्यारोपित कर दिए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी वैज्ञानिक मिसाल है जो आज मरने के बाद भी आंखें काम आ रही है। तो उस के पश्चात मैंने कई मृत्यु उपरांत अपने सामने डॉक्टरों से निकलवा के देखा और उनको फिर सुरक्षित हमने पहुंचाया। इस नेत्रदान की प्रक्रिया मृत्यु उपरांत के बाद तुरंत 2 या 3 घंटे, वैसे तो अपन 4 घंटे भी ले सकते हैं, पर कम से कम 2 या 3, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 घंटे के अंदर आंखें निकाल कर और जल्दी से जल्दी समीपस्थ नेत्र बैंक उसमें ये सेवा सदन हमारे पास में है, हम सेवा सदन भेजते हैं और यहाँ से हम फ़ोन करते हैं कि हम आंखें भेज रहे हैं, तो वहाँ पर मरीज़ रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो मरीजों को वहाँ बुला लेते हैं और उनको, यदि गांव का मरीज हो तो एम्बुलेंस जाती है, निःशुल्क उनको लेके आती है और आप उनको नेत्र प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और उनको पुनर्नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाती है और वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। जिस व्यक्ति को आज आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा हो और जब वो उसको नेत्र मिल जाते तो ये कल्पना कीजिए कि कितनी खुशी होती होगी। तो जहाँ तक उसमें सहयोग, पुरुषोत्तम पारवानी पत्रकार हैं अपने यहाँ के शुयालपुर के और अन्य और भी कई लोग हैं जो इसमें सहयोग करते हैं। अच्छा। और मुझे फ़ोन करते हैं, मैं डॉक्टरों को बुला के ले जाता हूँ, फिर वहाँ से उनकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। बाकी इसमें एक सावधानी रखना ज़रूरी है, मृत्यु के बाद जो व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो आंखें बंद कर देना चाहिए और एक आई ड्रॉप कोई भी साधारण होता है, आंखें बंद कर रुई रख के
और उसके ऊपर उसको डाल के, ताकि आंखें नम बनी रहें। और जिस कमरे में शव रखा रहता है उस कमरे के पंखे बंद कर दिया जाए, ताकि वो आंखें जब तक डॉक्टर आया करे 1-2 घंटे लग जाता है। ड्राई ना हो सके। हाँ, तो इसलिए वो सूखे नहीं। जी जी। हाँ, ड्राई, तो फिर वो उपयोग नहीं होता है। अच्छा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। और इससे बढ़ के और कोई सेवा हो ही नहीं सकती नेत्रदान। और बहुत जल्दी शुजालपुर में हमारे जो केंद्र के डॉक्टर हैं जी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा। जब ट्रेनिंग मिल जाएगी तो 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। रात को दिन को जब भी आप कभी फ़ोन करेंगे हम डॉक्टर को ले जाएंगे, उनसे आँख निकलवा के वो तुरंत सेवा सदन भेज देंगे और उसका उपयोग हो जाएगा। लोगों को ये प्रेरणा कैसे आती है कि हम अपनी आंखें दान दे सकते हैं? उसके लिए समय समय पे कभी कभी हम नेत्रदान जो शिविर करते हैं जी। उसमें हमारे संकल्प पत्र हमारे केंद्र को उपलब्ध हैं। वो संकल्प पत्र भर के और एक प्रमाण पत्र देते हैं। वो प्रमाण पत्र आपको रखना है ताकि घर वालों को मालूम रहे कि भाई मृत्यु उपरांत नेत्रदान मैंने की है। तो घर वाले भी आगे लेके हमको फ़ोन करें। सर, नेत्रदान के विषय में एक आम आदमी जानना चाहे, आप इसकी जागरूकता के लिए क्या करते हैं और क्या क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नेत्रदान के लिए हम लोग कुछ समय समय पे जब नेत्र शिविर करते हैं उस नेत्र शिविर में नेत्रदान संबंधी जानकारी देते हैं। वो कैसे कि व्यक्तियों को सबको समझाते हैं कि मरने के बाद शरीर सारा मिट्टी में मिल जाता है, तो क्यों ना हम मृत्यु प्रदान नेत्रदान करें और उस नेत्रदान से हम 2 व्यक्तियों के जीवन में उजाला भर सकते हैं। तो उसके लिए हम समय समय पर प्रेरणा देते हैं और हमारे सेंटर पर नेत्रदान संकल्प पत्र फॉर्म भरे रखे हुए हैं। उस पर हम उनका नाम और पता पूरा नोट करते हैं, साइन करवाते हैं और उसके बाद उनको एक प्रमाण पत्र देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये अपने घर पे लगा दें ताकि परिवार वालों को भी जानकारी रहे कि मैंने नेत्रदान किए हैं। और ऐसी स्थिति में जो परिवार वाले और नेत्रदान संबंधी एक मेरे अनुभव की जो बात है वो बताऊंगा कि जब मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले तो व्यस्त हो जाते हैं दूसरे पुराने जाने में या फ़ोन करने में, तो उनके जो मित्र या पड़ोसी उनको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ये नेत्रदान का मन बना के गए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी नेत्रदान करवाया जाए। तो उस समय अपने लोगों को ध्यान रखना है और वो फिर अपने को जब फ़ोन करेंगे तो हमारी टीम हमारे डॉक्टर जाते हैं और वो आंखें निकाल के और पास में सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय वहाँ भेज देते हैं। उसमें 2 व्यक्तियों को प्रत्यारोपित हो जाती है निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। तो क्या ये उनकी खुद की भी चॉइस हो सकती है कि वो पर्टिकुलर इस व्यक्ति को देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें नेत्रदान जब हम करते हैं, जब आंखें भेजते हैं तो वो नहीं बताते कि किसको लगाई और किसको नहीं लगाई। अच्छा। और यदि आप अपने परिचित को लगवाना चाहें ऐसा नहीं होता है। वो जो लिस्ट अनुसार जिनका नंबर है अच्छा, उनको ही लगाते हैं। नंबर के हिसाब से नंबर के हिसाब से लगाते सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप जैसे कई सारे अपने आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं, मोतियाबिंद के उनके, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि ऑपरेशन हो गया है उसके बाद अलग से कोई गरीब या कोई भी व्यक्ति आपके पास अलग से धन्यवाद करने आया हो कि आपने मेरा बहुत अच्छा कार्य करा है कि कम से कम मुझे देख नहीं रहा था, या ऐसा कुछ बोला कभी आपने? आते हैं जी अधिकांश मरीज जब यहाँ से तो कम दिखता है, जी। जब वहाँ से अच्छा दिखता है तो वो धन्यवाद देते हैं। तो मैंने कहा मुझे धन्यवाद मत दीजिए, आप संत जी को धन्यवाद दीजिए, उनकी कृपा से ही आपका ऑपरेशन सफल हुआ है। तो जय जयकार वो संत जी की करते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि सब संत जी की कृपा है और अब आपकी आंखें अच्छी हो गई। एक जरूर हमें प्रेरणा देता हूँ अपनी आंखों से, वो भी संत जी के कहने से, कि अब आपको संत जी के आशीर्वाद से अच्छी ज्योति प्राप्त हुई है तो आप उससे अच्छी चीज़ें देखें और प्रभु के दर्शन करें। बहुत बढ़िया। ये मैं निवेदन जरूर सबसे करता हूँ। सर, जैसे कि आप इतने वर्षों से सेवा से जुड़े हुए हैं, आप मूल निवासी कहाँ से हैं और या सुजालपुर कैसे अर्पण हुआ आपको?
मूलतः हम सिंधी समाज से हैं जी और पूरे भारत के जो सिंधी हैं हम्म, वो सन 47 में सिंध प्रांत सबको मालूम है, जी वो भारत का ही एक हिस्सा था। जी और चूंकि अब पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। अच्छा पर मेरा जन्म तो शुजालपुर में हुआ। अच्छा पर मेरे पिताजी सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो भागम भाग हुई, मारकाट हुई, और उस मारकाट में जैसे तैसे अपना सामान और थोड़ा सोना चांदी जो भी था जी वो लेकर वो पिताजी भारत आए और भागते भागते शादी हुई। तो विभाजन से पहले संपन्न थे या स्ट्रगल वहां पे भी था? नहीं, वहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा, सारे सिंधी जी सुखी संपन्न थे। अच्छा पिछले वहाँ कोई भी सिंधी गरीब नहीं था, अच्छा सब अच्छे लोग थे, सुखी संपन्न, ढोर मवेशी और खेती बाड़ी दुकान मकान सब बहुत अच्छा था। पर चूंकि विभाजन के समय कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें हमको वहाँ से आना पड़ा। तो पिताजी ने ही मुझे बताया, पिताजी जब आए थे तब 16 साल के थे, जी और जब यहाँ आए तो धंधा जमाने के लिए उनको सबसे पहले उन्होंने बताया कि मंदसौर आए, मंदसौर से फिर उज्जैन आए, उज्जैन से शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से शुजालपुर। जी तो शुजालपुर जब आए तो एक से हिंदू बंधु, हिंदू तो हम भी हैं, जी पर एक अपने जैन बंधु थे, जी आज वो गुजर गए। जी तो उन्होंने जब पिताजी का स्वभाव और व्यवहार देखा जी तो उस ज़माने में पिताजी से कहा कि ये मेरी दुकान खाली पड़ी है, आप जो किराया दे देना, आप तो दुकान लगाओ और करो धंधा। बहुत बढ़िया। तो उनके व्यवहार से पिताजी ने छोटी सी दुकान कपड़े की खोली, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। दुकान किराए की थी, मकान भी किराए का था। मेरा जन्म सन 1953 में हुआ, तब भी मकान किराए का था। मेरे को याद आ रही है 8-10 साल तक में था, 8-10 साल तक तब भी मकान किराए का था। फिर उसके बाद पिताजी ने अपनी मेहनत करके छोटा सा मकान बनाया अपने चौबे स्कूल के पास। फिर धीरे 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 हमारे काका जी साथ में थे, उन्होंने भी उनके लिए मकान बनाया, फिर उनकी दुकान, फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते गए। आज भगवान की कृपा से झोपड़ियों से महल बना दिए भगवान ने। और यह कहानी हमारी नहीं, सारे सिंधी समाज, भारत के जितने भी सिंधी हैं, सभी ने अपने संघर्ष और मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल किया है जो अद्वितीय है। आज कोई दुखी नहीं है, लगभग सब सुखी है, सबके पास अपना मकान है, धंधा है और सब सुखी संपन्न है। तो और हम सिंधियों ने कभी आरक्षण की मांग नहीं की। एक और बात बताऊं, और दूसरी बात, सिंध प्रांत की जरूर हमें मन में आती है। अभी अभी मोदी जी से हमने पूरे देश के सिंधियों ने उनसे मांग की कि हमें हमारा सिंध प्रांत दिया जाए। तो उन्होंने कच्छ भुज के पास बहुत बड़ी जमीन तो दी है, पर अब सारे देश के सिंधी वहाँ कैसे जाएंगे, ये तो असंभव है। पर वहाँ भारत का सबसे बड़ा मंदिर झूलेलाल मंदिर, जिसमें सिंधी संस्कृति, सिंधी सभ्यता की सारी जानकारी दी जाएगी। अभी बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है और वहाँ काम चालू है। आपके सर कोई बचपन के ऐसे साथी जो आज तक आपके साथ बाकी चीजों में भी सहयोग करते हो, या समाज के अन्य लोग जो आपकी इस सेवा के कार्य में सहयोग करते हो? नेत्र शिविर की जहाँ तक मुझे जिसने प्रेरणा दी, डॉक्टर शरद पंडित शाहजहाँपुर के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। सन 80 या 85 के आसपास, 82-85 के आसपास, जब वो नेत्र शिविर गांव-गांव करते थे, तो एक दिन मुझे घर से बुलाया। उनको मालूम पड़ा कि ये समाज सेवी हैं, और उस टाइम सत्य साई सेवा समिति चलती थी, उसका मैं अध्यक्ष था। अच्छा तो मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप को खाली मरीजों को भोजन और चाय पानी देना है, और सारी व्यवस्था, ऑपरेशन, दवाई, चश्मा हम देंगे। तो मेरे को बात पसंद आई, तो मैंने कालापल के घनश्याम दास जी गर्ग थे, अब तो गुजर गए, वो मेरे प्रेरणा स्रोत थे। और एक यहाँ SDO टेलीफोन थे NK शर्मा, वो भी समाज सेवी थे। तो इन तीनों से मैंने बात की, तो हमने 500-500 रुपये मिला के, और उस सस्ता जमाना था, जी जी 1000-2000 में चाय नाश्ता सब हो गया उनका 6 दिन का। तो ऐसे करके हमने
कई सालों तक मरीजों की सेवा की। उसके बाद धीरे धीरे डिजिटल का ज़माना आया। अब ऑपरेशन सादे ऑपरेशन नहीं होते हैं, और अब ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि मात्र 10-15 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, और आज हम ले जाते हैं, कल उनका ऑपरेशन हो जाता है, और सुबह 9-10 बजे हम छोड़ देते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब लेंस जो प्रत्यारोपण होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और उसमें मेरी पत्नी के बारे में भी बता दूं आपको। जी। मेरी पत्नी को दोनों आंखों से कम दिखता था, अच्छा। और बड़ा बड़ा मोटा चश्मा लगाती थी, मतलब नंबर का। तो ये जब डिजिटल का ज़माना आया, सेवा सदन से मैं जुड़ा, तो मैंने वो मैडम से बात करी। मैंने कहा मेरी मिसेस को ये दिखता कम है, तो उनकी जांच करवाई। जांच करवा के मैडम ने ऑपरेशन किया, लेंस फिट किया, तो 1 महीने बाद दूसरी आंख में भी कर दिया। आज ईश्वर की कृपा है, दोनों आंखों से बिना चश्मे के, बिना उसके पढ़ लेती है, देख लेती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी संत जी की कृपा है। और ऐसे कई मरीज ठीक हुए, मैंने बता दिया था इसकी संख्या 3,56,000। ये तो बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, वो महिला कभी मिल गई तो पूछा, एक महिला आई एक बच्चे के कंधे पे हाथ रखकर, और जांच कराने आई। हमने जांच की, जहाँ डॉक्टर ने करी, जांच करके वो ऑपरेशन के लिए हमने मरीज उसको दोनों आँख से कम दिखता था, तो वो गई। और जब वो आई तीसरे दिन, तो मेरी दुकान के सामने से ऐसे जा रही थी बिना सहारे के, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। थोड़ा ग्राहक बैठे थे, बुलाया नहीं, पर ये भी संत जी की बड़ी कृपा, बिना किसी के सहारे वो जा रही थी। और नेत्र जो थी तो सबसे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इससे अंदाज लगा लो। अभी पिछले शिविर में विधायक घनश्याम चंद्रन जी बोलने लगे कि आप 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और कल्पना कीजिए आपको कैसा लगता है, सोचो आप। तो नेत्र तो सबसे बड़ी सेवा है, और इस सेवा में मुझे जो आनंद आता है, मैं आपको क्या बताऊं, किसी में आनंद नहीं आता। न प्रवचन सुनने में आता है, न कहीं जाने में आता है। जो भी मरीज मिलता है उनकी सेवा करता हूँ, ले जाता हूँ, उनको बताता हूँ। और यदि उसके बाद पैसा नहीं होता, उसकी भी व्यवस्था हम करते हैं। कई लोग रहते हैं 200-500 रुपये भी नहीं रहते हैं, तो वो हम मित्र हैं, आपस में मिल के कर लेते हैं। और एक और सेवा पिछले 2 साल से, सेवा जो करता है और अच्छे मन से करता है, तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिछले 2 साल से ठंड में दिसंबर और जनवरी में हम कंबल बांटते हैं मरीजों को। तो इस साल मैंने, डॉक्टर बैठे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि यार बंटी बना, बड़े नेता बनते हैं और लाखों खर्च करते हैं, उनसे कहो ना आप ये कंबल बांटे। तो मैंने इंश्योरेंस फोन लगा, मेरे को पहचानते थे। अरे अंकल जी आप चिंता मत करो, कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा 11,000 रुपये। और उनके लिए 11,000 कोई बड़ी भारी बात नहीं, तुरंत उन्होंने भेज दिया। तो कंबल तो नवंबर में हर साल उनकी तरफ से, दिसंबर में अंकुर चौधरी हैं ये परिवार, हर साल 2 उन्होंने कह दिया। और जनवरी में थोड़ा चेंज करते रहते हैं। अभी ब्रांच मैनेजर नया है इसमें SBI में, उनकी तरफ से ऐसे करके हर साल 2 साल से कंबल भी फ्री बांटते हैं। और सेवा का तो जितना करो तक कम। एक मेरे दोस्त भोपाल से आए, अब नेत्र शिविर में नाश्ता और चाय पानी का 2,000 खर्चा आता है। तो वो मेरा दोस्त आया तो कहने लगा कि नहीं मैं आप खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारी इच्छा, तो खाना खिलाया सबको। फिर कि मैं केला बांटूंगा, मैंने केला बांटा, फिर चाय भी पिलाऊंगा। और फिर वो बोतल ले आया पानी की, ऐसी अच्छी 25-30 रुपए की। तो सेवा का तो कोई वो नहीं है लिमिट कि भाई हमको इतनी सेवा करना है। तो मैं तो नाम मात्र की जो सेवा जो हमेशा हर महीने करते हैं वो बोलता हूँ। फिर कोई कहता कि नहीं हमको ज़्यादा करना, तो आपकी इच्छा। तो इस प्रकार हर महीने कोई ना कोई मुझे सेवा भाई भी मिल जाते हैं, और उनकी स्मृति में हम लोग शिविर आयोजित करते हैं, और उनको चाय नाश्ता और जो भी उनको देना हो गिफ्ट, तो गिफ्ट भी देते हैं। सर, जैसा कि आप कई वर्षों से नेत्र से रिलेटेड मरीजों का आप ध्यान रखते हैं, आप उनको सेवा सदन तक पहुंचाते हैं। कई सारे लोग कई सारी पीड़ाएं देखते हैं। आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखें? पिछले कई सालों से नेत्र शिविर में जो मरीज आते हैं, उन मरीजों में आंखों से संबंधित कई बीमारियां हमारे सामने, चूंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ पर मेरे सामने डॉक्टर दिखाते हैं। सबसे पहली शुरुआत होती है मोतियाबिंद से।
मोतियाबिंद का अगर समय से इलाज नहीं होता है तो वो कांचबिंद बन जाता है, और कांचबिंद के बाद रोशनी जाने की संभावना रहती है यदि समय से इलाज नहीं करवाएं तो। एक बात, और इसमें रेटिना से संबंधित भी बीमारियां होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, तो उसकी जांच पहले ज़रूरी है। उस जांच के बाद हमारे जो वरिष्ठ विशेषज्ञ होते हैं वो उनको ऑपरेशन की सलाह देते हैं, तो ऑपरेशन के पश्चात उनकी रोशनी आ जाती है। और इसमें एक ऑपरेशन, एक जांच और होती है चमड़ी का ऑपरेशन। चमड़ी यानी केवल अपना जो मोतिया आँखें होती है उस आँखों के ऊपर एक ऐसी परत जम जाती है जी। वो परत अगर समय से निकाल लेते हैं तो आँखें सुरक्षित रहती है। अच्छा, दूसरी बात, आँखों से संबंधित रख रखाव वाली बात जहाँ तक है, तो मैंने खुद, मैं तो चूँकि डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैंने डॉक्टर से पूछा कि हम इतने ऑपरेशन करवाते हैं फिर भी मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, सब क्यों? तो डॉक्टर ने बताया कि गाँवों में धूप और धूल धुएं से बचते कम हैं और हरी सब्जी कम खाते हैं, तो उसके कारण यह बीमारी लगभग 50-60 साल की उम्र के बाद हो ही जाती है। और मोतियाबिंद अगर समय से इलाज हो जाता है तो उनकी रोशनी बरकरार रहती है, उनको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों के बारे में, जब बच्चे मरीज आते हैं तो उसमें मेरी ओर से और डॉक्टरों की ओर से कहने का ये है कि अपने बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रख सकें उतनी दूर रखें, ज़्यादा उपयोग न करें। और टीवी जो है एक दूरी जिसे कहते हैं, तो कम से कम दूर से वो देखें ताकि उस पर आँखों का प्रभाव नहीं पड़े, दुष्प्रभाव नहीं पड़े। इसका ध्यान रखें तो आँखें सुरक्षित रहेगी और जीवन अच्छा चलेगा। वंदे मातरम। 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस की मैं पूरी कर्मवीर टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस अवसर पर मुझे बुलाया और मुझे मेरा इंटरव्यू लिया। इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर आपने जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अद्वितीय है। मैं सेवा सदन परिवार की ओर से पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।